Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation, and today is day 20th of 5 MCQ a day initiative for your 69th BPSC. Today we will be discussing MCQs on Indian economy. So let's start our session. Question number 1, it says, consider the following statements about Urban Infrastructure Development Fund. Statement 1, Rupees 20,000 crore per annum will be available under the fund. Statement 2, it will be financed through priority sector lending shortfall. And statement 3, the fund will be managed by Ministry of Housing and Urban Affairs. Which of the above statements are correct? ठीक है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पे ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं. आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो पहले बात करते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड की. तो हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड है ये इस साल के बजट मतलब बजट 2023-24 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि जो हमारा अर्बन एरियाज़ है उसमें जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ है. ठीक है, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में डेडिकेटेड एक फ़ंड डेवलप किया जाए. जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड अभी एग्जिस्ट करता है, उसी तरह अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड भी क्रिएट किया जाए. ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि वो गलत है. क्यों? क्योंकि जो पर हर सालाना जो कॉर्पस है फ़ंड का वो होगा 10,000 करोड़. ठीक है, 10,000 करोड़ ना कि 20,000 करोड़. इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है गलत है. दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है. ठीक है, ये जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल से फाइनेंस किया जाता है, उसी तरह ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल से फाइनेंस किया जाता है. थोड़ा अगर पीएसएल की बात करूँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल की, तो आप जानते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक जब नेशनलाइज़ किया गया था तो एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जो लाया गया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उन्हें करना होगा. मतलब गवर्नमेंट कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर डिफ़ाइन करेगी और सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल लेंडिंग जो बैंक का है वो प्रायोरिटी सेक्टर में डेडिकेट करना होगा. जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया. इस तरीके से गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किया. ठीक है, जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, फंड विल बी मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये भी हमारा गलत है. क्यों? क्योंकि जो फंड है वो नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करेगा. ठीक है, NHB विल मैनेज द फंड. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ 2 ओनली. ठीक है, now let's move on to question number 2. Question number 2 says, according to latest definition of MSMEs, total investment and annual turnover of a micro enterprise are. माइक्रो इंटरप्राइज, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है इन सारे स्टेटमेंट में से. ऑप्शन ए लेस देन ₹1 करोड़ एंड लेस देन ₹5 करोड़ रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन बी लेस देन ₹10 करोड़ एंड लेस देन ₹50 करोड़ रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन सी लेस देन ₹50 करोड़ एंड लेस देन ₹250 करोड़ रिस्पेक्टिवली. और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए कि जो आज का जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज़ का डिफिनेशन है उस हिसाब से माइक्रो इंटरप्राइज़ का टोटल इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर कितना तक होगा तो उसे माइक्रो इंटरप्राइज़ कहेंगे. ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. आइए अब हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जो पहले जो डिफिनेशन था ना, पहले जो MSME का डिफिनेशन था उसमें था कि जो सर्विस सेक्टर का इंटरप्राइज़ और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज़ के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड था. ठीक है, और वो डिफिनेशन टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बेस्ड था. ठीक है, अब जो नया डिफिनेशन आया उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या किया गया कि नहीं, अब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए सेम थ्रेशोल्ड रहेगा और एक कंपोजिट डिफिनेशन होगा जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट भी देखा जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में और इंटरप्राइज़ का एनुअल टर्नओवर भी देखा जाएगा. तो अगर माइक्रो इंटरप्राइज़ की बात करें तो वैसे इंटरप्राइज़ जो कि जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 1 करोड़ और टोटल एनुअल टर्नओवर लेस देन ₹5 करोड़ होगा, उसे
हम लोग माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर स्मॉल इंटरप्राइज़ की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है लेस देन 10 करोड़ होना चाहिए और टोटल एनुअल टर्नओवर जो है लेस देन 50 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल इंटरप्राइज़ हो जाएगा। और अगर मीडियम इंटरप्राइज़ की बात करें तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 50 करोड़ होना चाहिए और टोटल एनुअल टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ रहना चाहिए, तो उसे मीडियम इंटरप्राइज़ कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एमएसएमई का डेफिनेशन से क्वेश्चन है। देखिए ये पीआईबी का एक ये इंफॉर्मेशन भी है, आप इसे इमेज को भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एमएसएमई के डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, ठीक है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है और वो कितने तारीख से इफ़ेक्ट में आया है, ठीक है। तो अमेंडमेंट 100th अमेंडमेंट था या 101st अमेंडमेंट था और डेट 1 जुलाई 2016 है या 1 जुलाई 2017 है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो ये हमारा जो है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन से गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर इसकी इफ़ेक्ट की बात करें तो 1 जुलाई 2017, जिसे जीएसटी डे भी बोला जाता है, उस दिन से ये इफ़ेक्ट में आया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। Now let's move on to question number 4. Question number 4 says, which of the following statements about different items of union budget is true? Statement A, interest payments of loan raised is a part of capital expenditure. B, disinvestments proceeds form part of the revenue receipts. Option C, grants given by the union government is an item of revenue expenditure. And option D, dividends received from the PSUs is an item of capital receipts. तो आपको बताना है कि यूनियन बजट से रिलेटेड ये जो डिफरेंट आइटम्स जो अलग अलग अकाउंट में प्लेस करते हैं उनके बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर को मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है आइटम है इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो लोन का हमारा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो होगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और वही जो हम लोग प्रिंसिपल पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट का जो रीपेमेंट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। स्टेटमेंट बी जो है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल सही है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड ये भी गलत हो जाएगा बी। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड क्या होता है कि मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू है, उसमें अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक्स बेचती है तो क्या होता है, ये वन टाइम नेचर का होता है, परमानेंटली गवर्नमेंट का एक कैपिटल घटता है, तो इसीलिए ये कैपिटल रिसीट्स में होगा ना कि रेवेन्यू रिसीट्स में होगा। तो बी भी गलत है। ऑप्शन सी जो है ग्रांट्स, तो ग्रांट्स जो सरकार देती है, ऑल्दो ये वन टाइम नेचर का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ग्रांट्स को इससे कोई कैपिटल ना ही जनरेट हो, ना असेट बिल्ड होता है, ना ही गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है। इस कारण से ये जो आइटम है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ग्रांट्स जो गिवन है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी तो है, तो अब एक ही है, तो ऑप्शन डी गलत ही होगा। डिस्कस कर लेते हैं। डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द पीएसयूज, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब जो हर साल जो प्रॉफिट शेयर होता है पीएसयू का, तो वो उसमें से प्रॉफिट शेयर गवर्नमेंट को देती है। तो ये क्या होता है, ये हर साल आता है, तो ये रेवेन्यू रिसीट्स होगा ना कि कैपिटल। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेवेन्यू रिसीट होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। बजट के आइटम्स का ये लिस्टिंग आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। इकोनॉमी क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. It says appreciation of Indian rupee would make,
भारतीय रुपये अगर मजबूत होती है तो क्या होगा? नंबर 1 एक्सपोर्ट्स चीपर, नंबर 2 एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर, नंबर 3 इंपोर्ट्स चीपर एंड नंबर 4 इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। ठीक है, आपको बताना है कि अगर भारतीय रुपये मजबूत होती है तो एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे उसका क्या असर होगा, कौन सस्ता होगा कौन महंगा होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं। तो एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आज के डेट में अगर $1 जो है एक्सचेंज रेट जो है ₹70 है। ठीक है, तो एप्रिसिएशन मतलब मजबूत होगा तो क्या हो जाएगा? अब क्या आफ्टर एप्रिसिएशन क्या होगा? एप्रिसिएशन के बाद यही सेम $1 में जो है ₹65 में, लेट सपोज 65 में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ हो गया। तो अब देखिए कि मान लीजिए कि आप कोई आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब बाहर का आदमी कोई ख़रीद रहा है यहाँ का आइटम, तो वो क्या है, वो डॉलर में, मान लीजिए अपना जो भी अगर डोमेस्टिक करेंसी उसका हम डॉलर मानते हैं, तो डॉलर में मान लीजिए वो पैसा लेके आता है। तो मान लीजिए वो $1 लाता था तो पहले उसे ₹70 मिलता था, अब क्या है, अब उसे ₹65 ही मिल रहा है। तो अब क्या है, उसके डॉलर का परचेजिंग पावर घट गया। अब क्या है, उसके लिए क्या है कि वो यहाँ का आइटम महंगा हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट जो है हमारा वो कॉस्टलियर हो जाएगा। ठीक है, अब इंपोर्ट्स की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमको बाहर से कुछ सामान ख़रीदना है। ठीक है, तो मान लीजिए बाहर से हमको सामान ख़रीदना है, तो अगर हम पहले ₹70 लेके जाते थे तब $1 मिलता था, तो $1 का अगर हमें सामान ख़रीदना रहता था बाहर से तो ₹70 खर्च करने पड़ते थे। और अब जो है जब रुपये मजबूत हो गया है तो अब ₹65 में ही हम लोग को $1 मिल जा रहा है और $1 का सामान मिल जाएगा, तो इम्पोर्ट्स क्या हो जाएगा? चीपर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी मतलब 2 और 3 होगा। ठीक है, तो ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, इंडियन रुपी, ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो आज के इस वीडियो में इकोनॉमी से रिलेटेड मैं डिफरेंट एरियाज़ को कवर करने का मैंने कोशिश किया है, जैसे अपना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, कुछ स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, कुछ बजट अनाउंसमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।